यह कहानी स्त्रियों की अकथ प्रेम की पीर सी चुभती रही है। घूंघट की ओट से ताकती नवेली दुल्हनों के आंख में ओस की बूंद से अटकी नहर के प्रेम की चुभन को देखनी हो तो कभी दरवाजे से हाँक लगा देखिए, माधोपुर वाली देखो तो तुम्हारे गांव का है फेरी वाला। वह बर्तन तासन छोड़ कर भागेगी, गुड़ भेली संग लोटा भर पानी सास से बिना पूछे पिला देगी। न जात पूछेगी न पात, सास के अग्नि दृष्टि से चाहे जो भस्म हो, ये औरतें जीते जी एक ही राग गाएंगी कि नैहर गंगा छूटत नाही। जड़ से उखड़ती हुई कई औरतों को मैंने बार बार सावन भादों में नहर में पनपते और छछनते कटते देखा है। यह कहानी उन्हीं गलियों में मेरी वापसी है जहाँ पहली बार जाना था कि वर्णमाला के प से पतंग का मतलब र के मेल से प्रेम भी होता है। यह प्रेम हो तो सकता है पर फल फूल छछन बिछन नहीं सकता मेरी गलियों में। एक लड़का कागज पर आई लव यू लिख कर कंकड़ में लपेट फेंक तो सकता है हमारे आते में, पर नाम नहीं लिख सकता। और हम प्रेम की गुनगुनाती धूप में आलू के सूखे चुरुर मुरुर पापड़ से ऐंठते सिकते तलते न जाने कब डिब्बा बंद हो परदेश को निकाल दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता। चिट्ठी हमारे प्रेम लोक का रहस्यमयी आवरण बन बार बार गुदगुदाता है और अतीत के पन्ने खोल जीने का पाठ पढ़ाता रहता है कि कभी तो हमसे भी किसी ने प्रेम किया था। हाय वह गुदगुदाती यादों की सुनहरी दुनिया। एक लड़की सब कर सकती है हमारी इस दुनिया में, बस प्रेम को छोड़कर। और मेरी प्रिय कवियत्री गाती रहीं, पग घुंघरू बांध की सूली ऊपर सेज पिया की मिलना किस विधि होए। कितनी तो हमारी पीढ़ियां मर खप गईं इस पीर को कलेजे में साटे और उनकी देव सत्ता दहाड़ती रही कि त्रिया चरित्रम देवो न जानामी। और इन 7 पहरों आरोपों को लेकर लांछनों तक को झेलती लड़कियों ने खूब गुनाह किया, खूब प्रेम पातियां लिखी और मैं पढ़ पढ़ मगन होती रही। यह हमारे जीवन में प्रेम की ऋतु थी। हम उफनती नदी की तरह सारे तटबंधों को तोड़ने को आतुर बस बढ़े जा रहे थे। यह कोई 1993 का साल रहा होगा। मैं इंटर बोर्ड की परीक्षा दे चुकी थी, बीए में दाखिला ले लिया था और बेमन से उन विषयों को पढ़ रही थी जिसे पढ़ने का मन नहीं था। विश्वविद्यालय में पढ़ने के सपने के टूटने के साथ सैकड़ों सपने मर गए थे उम्मीद के। बस जीना था और बेमन से जीवन की चादर को सीना था। लगी थी जैसे तैसे। अब की जाड़े की छुट्टियों में गाँव में अम्मा संग रह रही थी। अम्मा कटिया पिटिया देखती और मैं टोले भर की लड़कियों संग गीत शायरी पढ़ती लिखती, तुकबंदी कर लेती थी, कविताएं भी लिखने लगी थी। लड़कियों संग फिल्मी धुन पर खूब ब्याह के गीत रचे जाते। लड़कियों को लड़के मौका मिलते आई लव यू कहकर ऐसे निकलते जैसे पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध फतह करके आए हों। कभी कभी लड़कियों के जनरल डायर सरीखे पिता भाइयों से जमकर कुचम्मस के शिकार भी हो जाते, पर प्रेम तो प्रेम था। पुरोहित जी के शब्दों में ऐसा भूत जो न लात से उतरता न बात से और न किसी ओझा सोखा से। अब समझ लीजिए कि इन विकट परिस्थितियों में प्रेम को पाना और सजोना कितना मुश्किल होता है कि मेरी सखी माया को प्रेम हो गया। बेचारी को बुखार कम, पेट दर्द ज़्यादा होता। कारड से छू कर बुखार उतारने वाले देसी वैद्य पूरे टोले में भरे पड़े थे, किंतु पेट दर्द का सही सही आकलन थोड़ा मुश्किल काम था। जब दर्द हींग फिटकरी पेट मलने नारा बिठाने सेकने से भी नहीं ठीक होता तो किसी का हाँ का भूत जरूर सिद्ध हो जाता और मजबूरी में पहले तारुत्व लाभ के लिए डॉक्टर और फिर ओझा सोखा को दिखा दिया जाता। एक शाम ऐसा ही दर्द बड़ी बेदर्दी से मेरी सखी को उठा और वह तड़प कर माछा माटा हुई जा रही थी। आहि रे माई, माई रे माई। ए बुच्ची, लीजिए ये गर्म पानी का बोतल और पेट सेकिए, मुंह दबा के तनी सोने की कोशिश करिए। इकुल तक जवानी में लगा ही रहता है और आप हैं कि बुक्का फाड़ के गांव भर को जना रही हैं कि आ गया है। अरे तनी भाई बाप का भी लिहाज किया जाता है। 4 बार आपके भैया पूछ गए कि बुचिया काहे चिल्ला रही है। हे माधोपुर वाली, अपना मुंह बंद करो, लड़की दर्द से बेजार है और तुम हो कि ज्ञान बघारने में लगी हो। माया की माता जी को बहू का यह ज्ञान बघारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तमतमा उठी। बहुरानी भी कम न थी, तमक उठी ज्यों झांसी की रानी। काहे नहीं अम्मा जी, काहे ना बोलें, हमको काहे चढ़ाइए कपार पर, आपे के काम आएगा। अरे हम लोग भी झेलते हैं, का मजाल की कोई उफ सुन ले और ई है कि कपारे पर गाँव उठा लेती हैं। सास ने हाथ जोड़ लिया। अच्छा अब चुप हो जाओ, जाओ रसोई में, सांझ हो रही है। जानती थी कि बहू खुल गई थी, फटे ढोल सी बजने लगेगी और इधर जवान बेटी के पेट में दर्द उठाता। हाँ हाँ जाते हैं, हमारी बात तो सबको कटुआ कुकुर की भाव भाव है, डंडा ले खुदिया लो। बहू बड़बड़ाती रसोई में चली गई। माया निखरे खटिया पर पेट पकड़े रो रही थी। माँ ने सिर में चरुआ भर
कड़ुआ तेल डाल थाप लगाई और लाल मिर्ची ओंच कर द्वार पर जलाने चली गई। अंधेरा घिर आया था। माघ का महीना, जाड़ा अपने चरम पर। सबके आंगन द्वार से चूल्हा और कौड़ा का धुआं उठने लगा था। माया की बेचैनी बढ़ रही थी। पलट कर देखा, भाभी खाना बनाने में लगी थी, जो अकेले काम करने से इतनी रुष्ट थी कि बीच बीच में अपने दोनों बच्चों को धमधमा कर पीट देती और भनभनाती रहती। माया 3 भाइयों की अकेली बहन थी तो तीनों से छोटी, पर इंटर पास करते पिता शादी की तलाश में चारों तरफ भटक रहे थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वह 2 बच्चों का पिता घर का एकमात्र सरकारी नौकरी वाला आदमी था। ठीक ठाक कमा लेता था और छुट्टियों में ही घर आता था। पति की बेरुखी से बड़ी बहू का स्वभाव कर्कश हो गया था। कारण वह जितना शहर ले जाने को कहती, अगली बार वह उतना ही लेट से घर आता। सास समझदार औरत थी, खूब समझती थी बहू की ख्वाहिशें, सो उसे भनभनाने का कोई प्रत्युत्तर नहीं देती और अक्सर जब वह शुरू होती वह बाहर निकल जाती। हमारी तरफ जवान बेटियों के पेट में दर्द के कई अर्थ होते थे। उन दिनों दर्द ज़्यादा बढ़ा तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती थी। माया की माँ खासी चिंतित चुपचाप जाकर सोहरा माई के मंदिर में बैठ गई। हे भगवती, तुम जगत भवानी, लड़की से कोई ऊंच नीच न हुई हो। रोते हुए पिंडी पर कपार पटक कर आंचल फैला मनौती भी मांग ली कि नारियल चुनरी का प्रसाद चढ़ाएगी जो लड़की अब इज्जत से अपने घर चली गई। उनको लड़की की बीमारी से ज़्यादा इज्जत की चिंता थी। उधर से चौके की बेवा अनारो फुआ गुजरी, पूरे गांव की खबरी। देखते ही आकर बगल में बैठ गई। का हो माधोबो, काहे मुँह थपुआ जैसन छितराए बैठी हो। जानती थी कि लड़की के ब्याह की चिंता है। समझाने लगी, देखो अब लड़की है तो अभी तुम्हारी चावल ही भात सिजने में अभी समय है, चिंता काहे करती हो। इतनी सुंदर लड़की का कहीं ब्याह रुकता है। माया की माताजी के जान में जान आया। अनारो फुआ उड़ती चिड़ै के पेड़ पर हल्दी लगा आती थी। लड़कियां उन्हें देखते रास्ता बदल लेती थी। कारण जो कोई सजी सिवरी दिखी तुरंत ज्ञान की शीशी उड़ेल देती। आप रूप भोजन, पराया रूप सिंगार ही ठीक लगता है ये बहिनी, नहीं तो नाक छेदाता देर नहीं लगती। कहते वह बहुत अश्लील इशारा करती। मेरा खून उबल जाता। काहे हो फुआ, सिंगार काहे दूसरे के मन का, अपना मन कुछ नहीं होता है क्या। वह लह जाती और जैसे विष पे नागिन। कह लो बेटी, कह लो, देसी कुत्ते मरेठी बोल। तुम्हारी माँ भी बित्ता भर का जबान चलाती रही तो तुम काहे कम रहोगी। व्यंग में ताली पीट कर कहती, जैसन खेती वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया। मन में आता कि ले लाठी कुत्ते की तरह इस अपमान का पर दुरा दूं, पर गांव था, गांव के नियम और वह सबके घर के लड़कियों की अध्योषित संरक्षक। खैर, फुआ का चरित्र प्रमाण पत्र पा माया की माँ ने एक बार फिर पिंडी पर जोर से कपार पटका और फुआ को ले आकर घर आ गई। देखते माया की सिट्टी पिट्टी गुम। वह सबको गुमराह कर सकती थी, फुआ की दिव्य दृष्टि को नहीं। वह भरपूर अभिनय करती रही। फुआ भी गच्चा खा गई। अंत में 2 मोटरसाइकिल से माया, फुआ, माया की माताजी और 2 लड़कों संग अंधेरा घिरते घिरते माया ब्लॉक के अस्पताल में पहुंची। नाटक इतना प्रचंड था कि बिना अस्पताल के निवारण का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। बेचारी माया अंदर से भयभीत। जैसे कंपाउंडर दिखा, फुआ हाथ पकड़ ले आई। यहाँ अस्पताल के बेड पर कब्जा पहले होता था और पर्ची बाद में कटती थी। कंपाउंडर 20 से 25 के बीच का एक बड़ा ही सुंदर गबरू लड़का था। पास के गांव का, मृतक आश्रित में माँ की जगह नौकरी लगी थी। अभी मुश्किल से 4 महीने ही हुआ था। वो उसे खींच लिए बेड के पास लेकर आकर रुकी। ए भैया, बहनी बड़ी दर्द में है, कोनो सुई दवाई देकर ठीक करा। लड़की पेट के बल लेटी थी। कंपाउंडर ने नब्ज पकड़ी। लड़की ने धीरे से आह कहा। वह मुस्कुराया और कहते निकल गया, अभी ठीक हो जाएगा। वह गया और तुरंत पकड़ लिया और सुई लगाई। इस पकड़ा पकड़ी में ही इशारों में दोनों में कुछ बातें हो गई। रात भर माया अस्पताल में रही। कंपाउंडर बार बार आकर देख जाता। फुआ की दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुल रही थी और माजरा समझने का प्रयास चल रहा था। सुबह लड़की के पेट का एक्सरे हुआ। उसने एकांत पा पूछा, बड़े निर्मोही हैं, फट से सुई कोंच दिए। लड़का हंस पड़ा। अरे पगली, वो विटामिन का सुई था। अब इतना डरामा पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक्सरे में पेट में थोड़े बहुत कीड़े दिखे और दवा देकर डॉक्टर ने घर भेज दिया। प्रेम आदमी को निर्भीक बना देता है। माया की महामाया बढ़ती गई और वह हर 15 दिन पर ब्लॉक घूम आती। विटामिन की सुई लगा चंगी हो जाती। फुआ का पेट फूल रहा था। इधर माया की माताजी कौरू कमछा सब पूजाई थी कि बेटी का दर्द दूर हो जाए, और दर्द है कि हर 15 दिन पर उमेट देता। धीरे धीरे माया रोगहीन घोषित हो गई। विवाह इस आरोप पर कटते रहे और वह थी कि कुसुम कली सी खिलती जा रही थी। गर्मी के दिन थे।
इस बरस खूब लगन पड़े थे। हर घर में एक न एक ब्याह होना तय था। माया अभी बीए दूसरे साल में आ गई थी और अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। हमारे घर भी बड़े पिताजी की लड़की की शादी थी और रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। गांव में कुछ हो न हो, सुख दुख सबके साझे होते हैं। एक शाम इधर हमारे घर ब्याह के गीत गाए जा रहे थे कि अचानक बगल के आंगन से माया का रुदन सुनाई दिया। सब काम छोड़कर लोग उधर भागे। बाबूजी चाचा को डांट रहे थे। कहा था पिछली बार कि शहर ले आओ, बढ़िया डॉक्टर को दिखा देता हूँ, लेकिन तुम हो कि इन साले फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हो। चाचा ने धीरे से कहा, भैया वो कुल सरकारी ही हैं। पिताजी ने उच्च स्वर में कहा, साले जुगाड़ी हैं। अनारो फुआ ने बचाव किया। फिर एक बार लात फात कर माया ब्लॉक पहुंची। कंपाउंडर मुस्कुराते हुए इंजेक्शन लगाया। वह आता और बेबाद माया का हाथ पकड़ हाल चाल ले जाता। अब की बार साथ में माया की बड़ी भाभी और मेरी माताजी भी गई थी। मेरी माँ ने कंपाउंडर के अच्छे व्यवहार को देख गांव घर सब पूछ डाला। लड़का बताता रहा। बातों बातों में पता चला कि वह अभी कुंवारा है। माताजी की बाँछें खिल गईं। घर में अभी 3 लड़कियां कुंवारी थी। अम्मा ने उसके जाते फुआ से कहा, ए जीजी, अपनी रानी के लिए कैसा रहेगा यह लड़का। यह सुनते ही माया के मुँह से चीख निकल गई। अरे बाप रे, क्या हुआ बच्ची? अम्मा ने पूछा। वह रोने लगी। किसी ने कंपाउंडर को खबर दी और वह सुई लिए भागता हुआ आया। माया की भाभी को माजरा समझ आ रहा था। सब चुपचाप लगाए बैठे थे। बगल के बेड पर लेटी एक वृद्धा ने फुआ से पूछा, क्या हुआ है लड़की को? कुछ ऊपर झापर बुझाता है। फुआ कुछ कहती उससे पहले ही माया की भाभी ने तमक कर जवाब दिया, ऊपर झापर ना हो आजी, बहुत भीतर का रोग है। नाम सुनी है? सलम बाई। अम्मा ने अचंभित तो पूछा, ये कौन बाई है हो दुल्हनिया? फुआ ने ताली पीट कर कहा, सनम की जब बाई चढ़ती है ना तो सलम बाई होती है और पूरे घर को पात पदा देती है भौजी। मुड़ी झोर कर माया की भाभी को दाद दिया, खूब चीन्ही माधोपुर वाली, इस सलम बैये है।